काली अंधेरी रात में हिंद महासागर के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे बोइंग 747 में अचानक से आग लग जाती है। धुएं की वजह से प्लेन में सवार 140 पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है और आग से बचने के लिए वो चिल्लाते हुए प्लेन के अगले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं। कॉकपिट में बैठे पायलट किसी तरह प्लेन को सागर के बीचों बीच मौजूद एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आइलैंड प्लेन से काफी ज्यादा दूर होता है। अब क्या पायलट प्लेन को उस आइलैंड पर लैंड कराने में कामयाब हो पाते हैं या फिर ये प्लेन हवा में ही जलकर धुआं हो जाता है? ये कहानी है साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 295 की, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सत्ताईस नवंबर 1987 की वो काली रात ताइवान के ताइपे शहर में तायोयुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े एक प्लेन के अंदर 140 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर सवार होते हैं। साउथ अफ्रीकन एयरवेज की इस फ्लाइट 295 को ताइपे से मॉरिशस होते हुए जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका के जेम्स मर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था, जिसे आज ओआर तैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक लंबी फ्लाइट थी जिसे मॉरिशस तक पहुंचने में ही 10 घंटे का समय लगने वाला था। इस फ्लाइट में बोइंग 747-244 प्लेन को यूज किया जा रहा था, जिसे कॉम्बी कहकर बुलाया जाता था। असल में ये बोइंग के उन एयरक्राफ्ट्स में से एक था जिसमें पैसेंजर्स और कार्गो यानी कि उनका सामान सेम डेक में लोड होता था। इस प्लेन के आगे का लगभग 70% हिस्सा पैसेंजर्स के लिए था और बाकी का बचा पिछला हिस्सा सामान लोड करने के लिए। फ्लाइट 295 की कमान 49 साल के कैप्टन डेविड जैकोबस उयूस के हाथों में थी, जिनके पास 13,843 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। डेविड के साथ फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 37 साल के डेविड एटवेल के कंधों पर थी, जो 7,362 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे। पायलट्स के अलावा केबिन में 45 साल के गिवेस्पी जॉय बेलगार्डा भी मौजूद थे, जिन्होंने फ्लाइंग इंजीनियर की कमान संभाली हुई थी और उनके पास 7,804 घंटों का एक्सपीरियंस था। अब क्योंकि एक बहुत ही लंबी फ्लाइट होने वाली थी, इसीलिए इसमें रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 37 साल के जियोफ्री बेरिकल और एज अ रिलीफ फर्स्ट इंजीनियर 34 साल के एलन डैनियल मौजूद थे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद रात में करीबन 10:15 बजे इस प्लेन को रनवे की तरफ पुश करने की प्रक्रिया शुरू होती है। और करीबन 10:25 पर यह प्लेन ताइपे से टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ एकदम स्मूथ होता है, जिसके बाद करीबन आधे घंटे में यह प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड को हासिल कर लेता है और जैसा प्लान किया गया था उसी रूट को फॉलो करते हुए यह प्लेन हांगकांग, बैंकॉक और कुआलालंपुर को क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। टेक ऑफ के करीबन 90 मिनट के बाद पायलट जोहानसबर्ग में मौजूद साउथ अफ्रीकन एयरवेज के रेडियो स्टेशन जर को रूटीन कॉल करते हैं और उन्हें अपनी पोजीशन व फ्लाइट की कंडीशन के बारे में अपडेट करते हैं। यहां तक सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से होता है और प्लेन में किसी तरह की कोई खराबी या दिक्कत महसूस नहीं होती है। प्लेन में डिनर और ड्रिंक सर्व की जाती हैं और उसके बाद सभी पैसेंजर्स आराम से सो जाते हैं। इसके बाद प्लेन के केबिन क्रू को भी डिनर सर्व किया जाता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो से पता चलता है कि डिनर करने के दौरान ही पायलट्स को पहली बार प्लेन में कोई गड़बड़ महसूस होती है। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी, बल्कि प्लेन में आग लगने का संकेत था, जिसको सबसे पहले फ्लाइट इंजीनियर गियोस्पी जॉय बेलगार्डा आइडेंटिफाई करते हैं। वो पायलट्स को बताते हैं कि प्लेन के कार्गो में आग लग गई है, जो पैसेंजर्स केबिन के ठीक पीछे मौजूद है।
अब क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर फ्लाइट के सिर्फ आखिरी 30 मिनटों की वॉइस रिकॉर्ड करता है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि प्लेन में गड़बड़ होने से पहले फ्लाइट अपने शुरुआती 7.5 घंटे का सफर पूरा कर चुकी थी। और इस बात की पुष्टि पायलट व मॉरिशस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच हुई बातचीत के वॉइस रिकॉर्ड से भी हो जाती है, क्योंकि पायलट ने प्लेन में आग लगने की बात मॉरिशस के एटीसी को बताई थी, ना कि थाईलैंड या मलेशिया के एटीसी को। मगर सवाल ये उठता है कि पायलट्स ने तो अपना डिनर फ्लाइट टेक ऑफ करने के 1.5 घंटे बाद किया था, और अगर प्लेन में आग उस समय लगी थी तो फिर ये फ्लाइट अपने सफर के आखिरी 30 मिनट तक कैसे पहुंची? क्योंकि किसी प्लेन में अगर आग लग जाए तो उसे फैलने में चंद मिनटों का ही समय लगता है। ऐसे में इस आग लगे हुए प्लेन का 6 घंटे लगातार फ्लाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो प्लेन में आग कब लगी थी? टेक ऑफ करने के 1.5 घंटे बाद या फिर मॉरिशस पहुंचने से आधा घंटा पहले? ये रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि प्लेन में आग मॉरिशस पहुंचने से आधा घंटा पहले ही लगी थी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बनाने में ट्रेनी पायलट, एडिटर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स को बहुत मेहनत और खर्चा करना पड़ता है, जिस कारण रेगुलर वीडियोस बनाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपका और हमारा ऐसे ही साथ बना रहे और हमारा ये छोटा सा चैनल ऐसे ही आपको जानकारी भरे वीडियोस दिखाता रहे, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हो सकता है बाद में याद न रहे, इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब के बटन को अभी दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर। खैर, चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो पर। जैसे ही क्रू को प्लेन में आग लगने के बारे में पता चलता है, वो तुरंत इसे समझने और बुझाने के तरीकों को खोजने लगते हैं। मगर इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाते, ये आग प्लेन की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फैल जाती है। इस बीच पायलट मदद मांगने के लिए मॉरिशस के कंट्रोल टावर से कनेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं। प्लेन के कैप्टन एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन में आग लगने की वजह से वो प्लेन की ऊंचाई को कम करके 14,000 फीट तक लेकर आ रहे हैं। पायलट की बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत ही फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। इस समय प्लेन मॉरिशस से 200 मील की दूरी पर होता है। प्लेन के कैप्टन और उनके बाकी साथियों को अच्छे से मालूम होता है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी करीबी लोकेशन पर लैंड करना होगा, क्योंकि आमतौर पर जब किसी प्लेन में आग लगती है तो पायलट के पास प्लेन को लैंड कराने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय होता है। और क्योंकि महासागर के ऊपर उड़ रहे इस प्लेन की सबसे नजदीकी लोकेशन मॉरिशस थी, इसीलिए पायलट किसी भी तरह वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब यहां ये सवाल उठता है कि इस प्लेन में आग कैसे लगी? इसका सटीक जवाब तो आज तक किसी को नहीं मिल पाया, लेकिन इसके पीछे की वजह साउथ अफ्रीका की सरकार को माना जाता है। अब ऐसा क्यों? चलिए आपको समझाते हैं। असल में 1987 के दौरान साउथ अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश अंगोला के बीच एक जबरदस्त युद्ध चल रहा था, और युद्ध के लिए साउथ अफ्रीकी सेना को बड़ी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि साउथ अफ्रीका पर उस समय आर्म्स एम्बार्गो यानी कि शस्त्र प्रतिबंध लगा हुआ था। इसका मतलब था कि साउथ अफ्रीका अपनी मिलिट्री के लिए दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट नहीं कर सकता था। अब इस सिचुएशन में साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने हथियारों के डीलर्स के साथ गैर कानूनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट के जरिए हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस काम के लिए साउथ अफ्रीकन एयरवेज एयरलाइन का इस्तेमाल किया गया, जो प्लेन में लोगों के सामान के साथ साथ हथियार लोड करके दुनिया के अलग अलग लोकेशन से उन्हें अफ्रीका तक पहुंचाती थी। यानी लोगों को पता भी नहीं होता था कि जिस प्लेन में सवार होकर वो जा रहे हैं उसी में हथियारों को छुपाकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उन हथियारों में मिसाइल, गन्स और कई तरह के हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स शामिल होते थे। इस तरह अपने मकसद के लिए गवर्नमेंट सैकड़ों पैसेंजर्स की जिंदगी खतरे में डाल रही थी, क्योंकि इस तरह के हथियारों को कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। और इस काम में साउथ अफ्रीका सरकार के साथ साथ इस एयरलाइन के कई टॉप ऑफिशियल्स भी शामिल थे। इसी के चलते ऐसा अनुमान लगाया गया कि फ्लाइट 295 में भी इन्हीं हथियारों की वजह से आग लगी होगी।
अब वापस स्टोरी पर आए तो कॉकपिट में बैठे पायलट इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अलार्म सुनाई देता है। इस अलार्म का मतलब था कि आग से निकलने वाला धुआं अब पैसेंजर्स कंपार्टमेंट में एंटर कर चुका है और आग ने अब बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही पायलट प्लेन को तेजी से नीचे की तरफ लाना स्टार्ट करते हैं तो पीछे बैठे पैसेंजर्स धुएं और हीट से बचने के लिए आगे की तरफ भागने लगते हैं। प्लेन में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट किसी तरह हिम्मत करके आग बुझाने के लिए प्लेन में पीछे की तरफ जाती है, लेकिन हीट इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो आग तक पहुंच ही नहीं पाती। पायलट धुएं को फैलने से रोकने के लिए रीसर्कुलेटिंग फैंस को ऑफ कर देते हैं, मगर उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता। कई पैसेंजर्स तो धुएं के कारण हुई कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से ही दम तोड़ देते हैं और जो बचते हैं उनकी भी हालत खराब हो चुकी होती है। जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है वैसे ही पायलट केबिन के इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद होने लगते हैं और पायलट का प्लेन पर कंट्रोल कम होता जाता है। कुछ न समझ आने पर पायलट एक बार फिर से मॉरिशस एटीसी से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती क्योंकि प्लेन अभी भी मॉरिशस के एयरपोर्ट से 150 मील की दूरी पर होता है। टाइम तेजी से निकल रहा होता है और बढ़ते हुए धुएं से निपटने के लिए अब पायलट एक ऐसा फैसला लेते हैं जो शायद आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा। दरअसल पायलट फ्लाइट अटेंडेंट को बोलकर उड़ते हुए प्लेन का दरवाजा खुलवा देते हैं। दरवाजा खुलने से प्लेन में मौजूद लोगों को धुएं से तो थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन इसका प्लेन में लगी आग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आग अब प्लेन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह कमजोर कर चुकी होती है। पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चाह कर भी ये प्लेन को एयरपोर्ट तक नहीं ले जा पाती और सुबह 4:07 पर फ्लाइट 295 मॉरिशस एयरपोर्ट से 100 मील दूर 3 टुकड़ों में टूटकर हिंद महासागर की गहराइयों में समा जाता है। दुर्भाग्य से इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। क्रैश साइट पर तुरंत ही रेस्क्यू टीम पहुंचती है और मामले की जांच स्टार्ट हो जाती है। इस हादसे को हुए 37 साल बीत चुके हैं, मगर बड़ी हैरानी की बात है कि आज तक इस घटना के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इस हादसे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो इशारा करते हैं कि इस घटना का सच साउथ अफ्रीकी सरकार द्वारा छुपाया गया है। असल में जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जुर नाम के जिस रेडियो स्टेशन का हमने जिक्र शुरुआत में किया था, उसके साथ पायलट की बातचीत का रिकॉर्ड पहले ही मिटा दिया गया था। यहां आपको बता दें कि जुर एक 24/7 चलने वाला रेडियो स्टेशन है जिसे साउथ अफ्रीकन एयरवेज ऑपरेट करती है। इस रेडियो स्टेशन पर अलग अलग फ्लाइट्स और पायलट्स के साथ होने वाली सारी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है, मगर 27 नवंबर 1987 यानी जिस दिन फ्लाइट 295 के साथ यह हादसा हुआ, उस पूरे दिन की रिकॉर्डिंग स्टेशन से मिसिंग थी। वहां पर इससे एक दिन पहले और एक दिन बाद की रिकॉर्डिंग तो थी, लेकिन सिर्फ उस दिन की नहीं थी। ये इस बात की तरफ साफ इशारा है कि शायद पायलट ने जुर में बैठे कंट्रोलर के साथ बातचीत के दौरान जरूर कोई ऐसी बात कही होगी जिसे दुनिया से छुपाने के लिए रिकॉर्ड को मिटा दिया गया। इतना ही नहीं, ताइपे के एयरपोर्ट पर जनरेट हुआ फ्लाइट का कार्गो मैनिफेस्ट भी गायब था, यानी एयरपोर्ट से इस प्लेन में क्या लोड किया गया था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और इन दोनों ही सबूतों को मिटाने का सीधा सीधा आरोप साउथ अफ्रीकी सरकार पर लगाया गया, क्योंकि अगर यह मामला खुलकर सामने आ जाता कि प्लेन में आग उन हथियारों की वजह से लगी है जिन्हें साउथ अफ्रीकी सरकार गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर रही थी, तो ऐसे में साउथ अफ्रीकी गवर्नमेंट चारों तरफ से घिर जाती और उस सिचुएशन में साउथ अफ्रीकन एयरवेज पर तो ताला लगता ही, साथ ही दुनिया भर में साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट भी शुरू हो जाता। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने खुद को बचाने के लिए इस हादसे से जुड़े सबूतों को मिटा दिया था। हालांकि ये सिर्फ लोगों का अनुमान है, क्योंकि एविडेंस की कमी के चलते ये आरोप कभी साबित ही नहीं हो पाए। वैसे आपको क्या लगता है कि इस हादसे के होने के पीछे सच में साउथ अफ्रीकी सरकार का कोई रोल था या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।